Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adover's News Analysis. Today is 11 June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Adover's News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज आर्मी एयर डिफेंस वाइडन विंग्स. नाउ वी ऑल नो दैट जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है सारी जो कंट्रीज है उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसे मॉडर्नाइज कर रही हैं और ज्यादा क्या करने की बात की जा रही है, एक्सपेंड करने की बात की जा रही है. क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा थ्रेट है वो सिक्योरिटी का थ्रेट है. अपने नेशन को यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है. इसलिए यहाँ पर उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसे वाइडन किया जा रहा है. सिमिलरली इसी के चलते इंडिया में क्या किया जा रहा है, जैसे कि हमारा मेन आपका जो फोकस है आज के टाइम पर देखें तो क्या है, न्यू चाइना. ओके, नाउ न्यू चाइना एंड लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन वॉर शेप मॉडर्नाइजेशन प्लान एज इंडिया प्रिपेयर फॉर न्यू थ्रेट्स विद बेटर टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो फोकस है चाइना के साथ हमारा, हम देख रहे हैं 2020 से ही क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है. वेरियस हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ कंटिन्यू हो रहा है. और रशिया ये जो यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ इससे भी हमने कुछ लेसन्स लिए हैं कि इस तरीके की जो कंडीशन है कभी भी आ सकती है. अब देखिए आपके इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एक साइड आपका क्या आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इधर चाइना आ जाता है आपका, और दूसरे साइड यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है. और दोनों कंट्रीज के साथ हमारे यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं. ओके, और दोनों कंट्रीज यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर कंट्रीज हैं. ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे वाइडन किया जा रहा है. स्पेशली यहाँ पर मोस्टली जो सिस्टम्स को इंक्लूड किया जा रहा है, न्यू सिस्टम जो लेकर आए जा रहे हैं मोस्टली कैसे इंडिजीनियस है ना, हमारी जो टेरिटरी है उन्हें वहीं पर क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है. ओके, सो देखिए द इंडियन आर्मी रीओरिएंटेशन फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर टू द नॉर्दर्न बॉर्डर इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 2020 स्टैंड ऑफ विद चाइना along with lessons from ongoing war in Ukraine has an effect on the present transformation of the army air defense. तो यहाँ पर आर्मी एयर में डिफेंस जो सिस्टम है हमारा एएडी, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उसके रीजंस क्या बताए जा रहे हैं. जो हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ है 2020 से और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यहाँ पे कुछ लेसन्स हमने भी सीखे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम है, इसे स्ट्रॉन्ग करना होगा विद बेटर टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ यहाँ पर जो रेंज ऑफ सिस्टम की बात की जा रही है, जो न्यू सिस्टम इंक्लूड किए जा रहे हैं मोस्टली इंडिजीनियस हैं, आर बीइंग इंडेक्टेड विद अ न्यू टेक्नोलॉजी फैक्टर इन न्यू रियलिटीज. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यू इंडिजीनियस है. सबसे पहले आपको याद रखना है क्या ये सारी चीजें कैसी हैं, आपके जो न्यू सिस्टम है इंडिजीनियस है. ओके, सेकंड इसमें हमने यहाँ पर क्या की, न्यू टेक्नोलॉजी को भी इंडक्ट किया है. सारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में कैसी टेक्नोलॉजी आ सकती है तो फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें यहाँ पर इंडक्ट किया गया है. ओके, और जो रियलिटीज हैं है ना, न्यू रियलिटीज हम आज के टाइम पर फेस कर रहे हैं उन्हें भी इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है. इसी के चलते आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम आपको याद रखने की जरूरत है. ये हमारे आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, अक्षतीर. तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज अक्षतीर. तो अक्षतीर इज अ 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, जिसमें ये किया जाएगा अ नेटवर्किंग एंड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट ऑन द सेम लाइन एज इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क. तो ये क्या है, आपका एक नेटवर्किंग एंड ऑटोमेटेशन प्रोजेक्ट है जिसमें इंडियन एयरफोर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा सेम लाइन पर. ओके, दिस विल लिंक ऑल द रडार एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ एएडी. इससे क्या किया जाएगा, जितने भी आपके एएडी आपका जो आर्मी एयर डिफेंस है उसके जो रडार्स है उसको लिंक किया जाएगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा. ओके, मतलब एक तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी पिक्चरिंग की जाएगी और जो डुप्लीकेशन होता है कई बार पिक्चर्स का उसे रिमूव किया जाएगा, ओवरलैपिंग जो होती है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा. तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की मतलब कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए ये हमारे आज के टाइम की क्या है, बहुत ही ज्यादा नीड है. ओके, और जो आज के टाइम पर हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उन सारी चीजों को देखते हुए हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अपनी विंग्स को वाइड करने की यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया लुक्स एट डिवाइजिंग ओन स्टैंडर्ड टू एसेस सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. नाउ यहाँ पर क्या होता है, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है उसका डेटा निकाला जाता है. एक डेटा क्या होता है, इंडिजीनियसली निकाला जाता है, कंट्रीज जो होती हैं वो खुद ही निकालती हैं. दूसरा यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, इसका डेटा जो होता है आपका WHO निकालता है कि आपके नेशन के यहाँ पे हेल्थ कंडीशन कैसी है. कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो
बीमारियां होती मतलब डिसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एनीमिया हुआ, स्टनिंग हो गई, वेस्टिंग हो गई। तो इन सारी चीज़ों का जो डेटा होता है वो किसके थ्रू निकाला जाता है? WHO के थ्रू यहाँ पर निकाला जाता है। बट इंडिया ने अब ये कहा है, जैसे कि अभी हमने बात करी, कि इंडिया अब क्या करेगा, अपना खुद का ओन स्टैंडर्ड मतलब खुद के जो स्टैंडर्ड्स उसे सेट किए जाएंगे और उस बेसिस पर यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस का डेटा है उसको यहाँ पर निकाला जाएगा। ओके, कंट्री इज नाउ एक्टिवली डिस्कसिंग रीड्रॉइंग पैरामीटर्स टू कैटर टू एंड अकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटी एंड लोकल anthropometric measurements. While some health activists says international data parameter must be seen as aspirational, others have welcomed the change. ओके अब यहाँ पर क्या है, आपके दो ग्रुप्स आ जाते हैं। एक वो पीपल जो यहाँ पर कहते हैं कि जो इंटरनेशनल डेटाज होते हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे लिए एस्पिरेशन का काम करते हैं। मतलब जैसे WHO, ट्यूबरकुलोसिस है आपका, हम TB की बात करते हैं, WHO ने इसका पूरा डेटा निकाला कि इस कंट्री में इतने यहाँ पर अभी ट्यूबरकुलोसिस के केस हैं और A कंट्री में इतने हैं, B कंट्री में इतने हैं, C कंट्री में इतने हैं। ओके, अब इसको यहाँ पर रोकने के लिए हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स को रिलीज करते हैं, है ना, कुछ गाइडलाइंस इशू करते हैं कि आपको ये सारे काम करने होंगे जिससे हम क्या कर सकें, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है इसको यहाँ पर रोक सकें। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार जो ये डेटा निकाला जाता है कि इस कंट्री में इतने केसेस हैं, B कंट्री में 20 केसेस हैं, C कंट्री में 30 केसेस हैं, तो इन ये जो पैरामीटर सेट किए गए हैं जिस बेसिस पर ये डेटा निकाला जाता है वो हर नेशन से अलाइन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, कंट्री अपना खुद का जो डेटा है उसे यहाँ पर रिलीज करेगी और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, मेजर्स लेंगे कि हम उस पर्टिकुलर चीज से कैसे टैकल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो ग्रुप आ रहे हैं। एक ग्रुप ये आ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डेटा होते हैं इनको एज अ एस्पिरेशन हमें देखना चाहिए। अगर उनका डेटा अगर ज्यादा आ रहा है तो हम उसको कैसे कम कर सकें, पहले बात उस पर देखना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया या फिर जो कंट्रीज अपना खुद का डेटा यहाँ पर रिलीज कर रही है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में या फिर हेल्थ डिसीज से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसको भी वहां पर वेलकम किया गया है। ओके, अब देखिए जैसे TB का जो डेटा होता है वो WHO यहाँ पर रिलीज करता है, बट इंडिया ने अब इस साल ये कहा कि इंडिया अपना खुद का पैरामीटर सेट करेगा और यहाँ पर जो TB के आपके केसेस हैं, कितने केसेस हैं, उसको यहाँ पर खुद उसके जो डेटा उसको रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि अभी यहाँ पे जो वर्किंग पेपर है उसमें डिस्कस किया गया है कि हम कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, लोकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, चाइल्डहुड, स्टनिंग, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इन सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं, इनको भी हमारा जो अभी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का ये जो डेटा है, मतलब कंट्री में कितनी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, तो उसको यहाँ पर एसेस करने के लिए ये जो सारे पैरामीटर्स है इसको इंक्लूड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि एन एग्जामिनेशन ऑफ वेल नॉन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट इंटरनेशनल एजेंसी सिस्टमेटिकली underestimate social economic progress and this then feed into wider global indices and paperways। अब यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशंस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल डेटाज होते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है उसको अंडर एस्टिमेट कर देती हैं और उस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्लोबल इंडाइस जो हम आते हैं ग्लोबल लेवल पर, जब ये पूरा डेटा सामने आता है तो अल्टीमेटली किसको ये हार्म करता है, नेशन को हार्म करता है। अब जैसे इसमें ये कहा गया कि हम US की बात करते हैं, UK की बात करते हैं, वहाँ पर उनका खुद का रेफरेंस है, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनका वहाँ पे खुद का रेफरेंस है और वो खुद का डेटा यहाँ पर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उस बेसिस पर हम इंडिया में भी क्या होगा, अब खुद का जो मतलब कि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट किया जाएगा और एक डेटा यहाँ पर निकाला जाएगा। हाल ही फिलहाल में आप सभी को पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 होने वाला है और उसमें से आप हमें पता है कि क्या किया गया है कि जो एनीमिया है, ओके, जो डिसेबिलिटी वाले कुछ बहुत सारे जो पॉइंट्स है उसको यहाँ पे ड्रॉप आउट किया गया है। इसके बेसिस पे यहाँ पे जो एक्टिविस्ट है वो यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि ये जो सारी चीजें इसको इंक्लूड करने की बजाय आप क्या करें, इनके जो क्वेश्चंस है इसको और ज्यादा क्या करना चाहिए, इनहेंस करना चाहिए था, वाइडर करना चाहिए था इसका पर्सपेक्टिव, बट आपने यहाँ पे क्या किया, इसे टोटली ड्रॉप आउट कर दिया। बट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कह रही है, जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने ये कहा कि इसके लिए हमने अलग से पैरामीटर सेटअप किया है जिसमें हम जैसे एनीमिया हो गया आपका, ओके, लेबर जो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल लेबर फोर्स हो गया, एनीमिया हुआ, लाइफ आपकी जो डिसेबिलिटी वाले जो पीपल्स हैं, इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, जिससे हमें कंक्रीट डेटा इन सारी चीजों का क्या होगा, आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉर्मर UK PM जॉनसन क्विट्स एज MP ओवर पार्टी गेट। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, जो ब्रिटेन है आपका, ब्रिटेन के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, आप ये पिक्चर देख सकते हैं इनकी, इन्होंने क्या कर दिया, अभी पहले MP थे,
मतलब आपके पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने क्या कर दिया, एमपी की जो ये पोजीशन है उससे यहाँ पर क्विट कर दिया है। ओके, इसमें हमारे लिए इतना ज़्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है साइंस रिलेटेड, यहाँ पर साइंस वाले सेक्शन में आते हैं। पहला हमारा आर्टिकल है ट्रायल्स फाइंड अ पोटेंशियल ड्रग टू टारगेट कैनबिस एडिक्शन। अब कैनबिस का आप सभी को पता है, जो एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। ये डायरेक्टली किस पर इम्पैक्ट करता है, हमारा जो साइकोलॉजिकली हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इससे आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपका जो काम करने की कैपेसिटी होती है उसको इम्पैक्ट करता है, आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है उससे भी क्या करता है, ये इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली ये क्या है, एक तरीके का ड्रग्स होता है। हमने यहाँ पर देखा था, ये एक ड्रग्स होता है। इसकी लीव्स होती हैं, उसको जो लीव्स होती है उसको ड्राई करके और ड्राई करने के बाद उसका कंजप्शन होता है। ओके, अब जो पर्सन इसके एडिक्टेड हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम इसका जो एडिक्शन है उसको कैसे रोक सकें, तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, इन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है, बट जहाँ पर उन्हें ड्रग से दूर रखा जाता है, जिससे क्या कर सकें, ये जो उनका एडिक्शन है इसको रोक सकें। बट इसके हमें लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जो पर्सन होता है, बहुत सारे जो उसके ट्रीटमेंट के बाद जो सिम्टम्स होते हैं, विड्रॉयल के जो सिम्टम्स होते हैं, उससे उन्हें ट्रिगर करना पड़ता है। बट यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रग को फाइंड आउट किया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो कैनबिस को एडिक्शन है उसको रोक सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग विड्रॉल सिम्टम्स। मतलब विड्रॉल सिम्टम्स को हम ट्रिगर किए बिना ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कैनबिस का एडिक्शन है उसको कम किया जा सकता है। ओके, नाउ एनिमल स्टडीज एंड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हैव फाउंड दैट अ पोटेंशियल न्यू ड्रग दैट कुड फैसिलिटेट द ट्रीटमेंट ऑफ कैनबिस एडिक्शन। ओके, ये एक नेचर मेडिसिन स्टडी है, इस जर्नल में पब्लिश हुआ है। इसमें यहाँ पे 2 फेज पर जो ट्रायल है उसको चेक किया गया है। इसका नाम क्या है, डेमोन्स्ट्रेट दैट अ न्यूली डेवलप्ड इनिबिटर ऑफ द कैनाबोनाइड रिसेप्टर। तो आपको CB1 आपको ये याद रखना है, ठीक है। CB1 क्या है, कैनाबिनाइड रिसेप्टर है, रिड्यूसेस कैनबिस इफेक्ट विदाउट ट्रिगरिंग विड्रॉल सिम्टम्स। तो यहाँ पर विड्रॉल के जो सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर आपको सामने ट्रिगर नहीं होंगे, और विदाउट ट्रिगरिंग विड्रॉल सिम्टम्स यहाँ पर उसका हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना हम कुछ काम करते हैं, बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। बट यहाँ पर ये जो ड्रग है, ये कहा जा रहा है अगर इस ड्रग का कंजप्शन किया जाएगा तो ये जो विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं वो ट्रिगर नहीं होंगे, और धीरे धीरे आपका जो कैनबिस का एडिक्शन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। तो आपको ये इनहिबिटर याद रखना है, CB1। इसका फुल फॉर्म क्या है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। कैनाबिस इज यूज्ड, अब इसको बात करते हैं, वर्ल्ड में 19.5% ऑफ दोज हैव यूज्ड कैनबिस डेवलप्ड अ कैनबिस यूज डिसऑर्डर। जो लोग इसका यूज करते हैं, बहुत ही इलिसिट ड्रग है जिसको वाइडली वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं इवन पूरे वर्ल्ड में इसका क्या किया जाता है, कंजप्शन किया जाता है। और जो लोग इसको यूज करते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है, CUD डेवलप हो जाता है, कैनबिस यूज डिसऑर्डर यहाँ पर होता है। CUB का मतलब क्या होता है, कैनबिस यूज डिसऑर्डर होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि इम्पेयरमेंट होता है, परसिस्टेंट इम्पेयरमेंट होता है, सच एज फॉलिंग टू अटेंड टू वर्क और पर्सनल ऑब्लिगेशन से। यहाँ पर जैसे कि हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशन से हमें ऐसा रहना चाहिए बट हम उस तरीके से नहीं रह पाते हैं। कैनबिस का यूज़ करने से आप मेंटली कुछ जो आपका मेंटल एबिलिटी होती है, थिंकिंग एबिलिटी होती है, उसमें डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। उसे ही हम कहते हैं क्या, कैनबिस यूज डिसऑर्डर। तो इसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, जैसे कि एक तरीके से एडिक्शन ही हो जाना, और उस एडिक्शन के लिए अभी हम यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रग हमें फाइंड आउट किया गया। इसका ट्रायल अभी चल रहा है, अब फर्दर देखते हैं ये कितना कारगर होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज IIT मद्रास जनरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। अब यहाँ पर IIT मद्रास ने क्या किया है, हाइड्रोजन जनरेट किया है। आप सभी को पता है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है, और हाइड्रोजन आपका कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से। मतलब वाटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जैसे कि ये आपका पूरा सिस्टम हो गया, ये आपका यहाँ पर पूरा सिस्टम हुआ, ठीक है। एक होता है आपका कैथोड और दूसरा होता है आपका एनोड। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका H2O होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पर क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, H+ होता है, O- होता है। तो जो कैथोड होता है
आप सभी को पता है कि कैथोड में क्या होगा आपका H+, क्योंकि कैथोड ये नेगेटिव होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है। ओके, तो पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ पर कलेक्ट होगा, कैथोड में कलेक्ट होगा, और जो ऑक्सीजन है इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो ये कहाँ पर आपका कलेक्ट होगा, एनोड पे कलेक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसको पूरा किया जाएगा। बट इसमें सबसे बड़ी प्रोसेस मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो क्या आ रही है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की हमें जरूरत होती है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, हम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका निकाल रहे हैं, बट जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वो तो कोल बेस्ड है, उसको हमने किससे जनरेट किया है, कोल के जो प्रोडक्ट्स है उससे यहाँ पे जनरेट किया है। ओके, तो ये सबसे बड़ा इशू आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सी वाटर है उसमें क्या किया जाएगा, आपका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा सोलार एनर्जी का यूज करते हुए। हम यहाँ पर सोलार एनर्जी का यूज करेंगे और सी वाटर से हम हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, आपका जनरेट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्रिटिकल कंपोनेंट हैव बीन डेवलप्ड फॉर अ हाईली इफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग सी वाटर यूजिंग सोलार एनर्जी। तो यहाँ पर जो सी वाटर है उसको इलेक्ट्रोलाइजिंग किया जाएगा यूजिंग सोलार एनर्जी, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है आपका और हाईली इफिशिएंट भी है। द इलेक्ट्रोलिसिस यूज एल्कलाइन सी वाटर। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस वाटर। आपका जो सी वाटर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, उसमें सॉल्टी वाटर होता है, मतलब आपका उसमें क्या है, क्लोरीन है। ओके, एंड कार्बन बेस सपोर्टर, यहाँ पर एक सपोर्टर की भी जरूरत होती है जिससे कि एक तरीके से हम क्या कर सकें, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है आपका, हाइड्रोजन अलग जाता है, ऑक्सीजन अलग होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसको हम एक तरीके से क्या कर सकें, अकोमोडेट कर सकें। तो यहाँ पे कार्बन बेस्ड का सपोर्टर का यूज किया जाएगा। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IIT मद्रास की टीम से यहाँ पर किया गया है। इज यूज्ड फॉर द एनोड एंड कैथोड टू प्रिवेंट कोरोजन। तो यहाँ पर जो कार्बन बेस्ड सपोर्टर इसको यूज किया जाएगा जिससे हम क्या कर सकें, एनोड और कैथोड में जो कोरोजन होता है उसको यहाँ पर रोक सकें। A transition metal based catalyst developed by team is used for coating the support material of the electrodes। यहाँ पे एक ट्रांजिशन मेटल बेस्ड कैटलिस्ट को भी यूज किया जाएगा जिससे यहाँ पे जो मटेरियल्स होगा उसकी जो इलेक्ट्रोड्स होंगे हमारे, उसकी जैसे कि एनोड हो गया आपका और कैथोड, उसमें यहाँ पे कोटिंग की जाएगी। कैटलिस्ट एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवन व्हेन इम्प्योरिटीज एंड केमिकल डिपोजिशन टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट को यूज किया जा रहा है, जैसे क्या होता है, इम्प्योरिटीज आ जाती है कई बार। अब जो सी वाटर है उसमें इम्प्योरिटीज तो आपकी होंगी, आप सभी को पता है। इससे क्या होता है, जब इम्प्योरिटीज बीच में आ जाती हैं तो जो प्रोसेस होती है आपकी, जो पूरी प्रोसेस चलती रहती है वो यहाँ पर धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, केमिकल डिपोजिशन हो रहा है, स्टिल वहां पर क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है, कैटलिस्ट क्या करता है, जो प्रोडक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उसको इनहेंस करता है। ओके, नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि अ सेल्यूलोज बेस्ड सेपरेटर डेवलप्ड इन हाउस इज वेरी इकोनॉमिकली एंड अलाउज हाइड्रोक्साइड आयंस टू पास थ्रू बट प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे सेल्यूलोज बेस्ड एक सेपरेटर को भी यूज किया गया। अब जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट तो कर दिया, बट वो सेपरेट रहे, मतलब कि हमने दो चीजों को सेपरेट कर दिया, हाइड्रोजन को सेपरेट किया और ऑक्सीजन को सेपरेट किया, बट उनको सेपरेट रखना भी तो है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, सेलुलोज बेस्ड सेपरेटर का यूज किया गया है, इसे डेवलप किया गया है। ये इकोनॉमिकली बहुत ही मतलब कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। ये क्या करता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस ओवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें क्या की गई, आप सभी को याद रखना है, सी वाटर का यूज किया गया है, ठीक है, और सी वाटर में हमने सोलार एनर्जी का यूज किया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है कि हमने क्या किया, कार्बन बेस्ड सपोर्टर को यूज किया है, जिससे कि क्या होगा, आपका जो कैथोड और एनोड हो, हम कैथोड और एनोड की जो बात कर रहे हैं तो इन पे कोरोजन ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जो जिसका हम यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर वो वाटर में रहता है तो उसमें कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगती है, ठीक है, तो कोरोड ना हो, इसलिए हम यहाँ पे कार्बन बेस्ड सपोर्टर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सेलुलोज बेस्ड सेपरेटर का यूज किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। अभी ये पूरी स्टडी यहाँ पर चल रही है, फर्दर हम देखते हैं कि हम इससे यहाँ पर किस तरीके से जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज लॉकडाउन अल्टर मैमल्स मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पर लॉकडाउन, जब कोविड के टाइम पर लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो मैमल्स हैं उनका जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा अल्टर देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि एक्चुअली
अल्टीमेटली हमें ये पता चलता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो किसको हैंडल करती हैं, एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है उसको यहाँ पर क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो देखिए, रिड्यूस ट्रैफिक एंड ह्यूमन मोबिलिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन रैपिडली अल्टर सम मैमल्स मूवमेंट बिहेवियर। तो जब से यहाँ पे मतलब कि कोविड-19 का आपका क्या लगा था, लॉकडाउन लगा था, जिसके कारण आपका क्या होता है, जो ट्रैफिक वगैरह रोड में मूवमेंट लोगों का कम हो गया था, ट्रैफिक जो था वो उसका रिडक्शन हो गया था, लोग यहाँ पर रोड में कम हो रहे थे। इसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मैमल्स का मूवमेंट है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो एक्टिविटी है मूवमेंट की वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमें इसके मतलब कि इंक्रीज होती हुई नजर आती है। तो अल्टीमेटली इसमें यही कहा जा रहा है कि in location where lockdown policies were stricter, animal travel on average 73% further during the period than the previous year। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे, है ना, तो यहाँ वहाँ पर हमने क्या देखा कि 73% जो इंक्रीज हमें एनिमल ट्रेवल में इंक्रीज देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्लाइमेट अंडरलाइज अफ्रीकन फॉरेस्ट सवाना बायोमी स्टडी। अब यहाँ पर जो आपका अफ्रीकन फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या आपका सवाना बायोमीज है। अब सवाना बायोमीज क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सवाना बायोमीज की अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ सवाना बायोम विच इज अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड बायोमी, कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ ओपन ग्रासलैंड, इज वेरी फ्यू ट्रीज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सवाना, ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल सवाना। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका सवाना एक है, ग्रासलैंड के टाइप्स होते हैं, तो उस ग्रासलैंड टाइप्स में आपका जो सवाना है एक इसका टाइप है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, आपकी ग्रासेस ज़्यादा होती हैं और इसकी जो ग्रासेस होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ओके, मेनली यहाँ पे टू टाइप्स के सवाना होते हैं, एक ट्रॉपिकल सवाना और दूसरी सेमी ट्रॉपिकल सवाना। अब यहाँ पे लोकेशन की बात करते हैं तो एक्सेप्ट अंटार्कटिका कंटिनेंट, यहाँ पर आपको हर कंटिनेंट में क्या देखने को मिलेगा, सवाना जो ग्रासलैंड है बायोमी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लार्जेस्ट सवाना कहाँ पर, आपका अफ्रीका नियर इक्वेटर। आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये यहाँ से आपका इक्वेटर जाता है, और ये सवाना ग्रासलैंड है आपको सभी को पता है ये अफ्रीका में है। तो ये लार्जेस्ट मतलब कि ग्रासलैंड है इन द वर्ल्ड। ओके, और अदर लोकेशन की बात करते हैं, अफ्रीका में केन्या, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया में आपका मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको सवाना बायोमी देखने को मिलता है। सेंट्रल अमेरिका आप देख सकते हैं, ये आपका अमेरिका है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन ये मैप को जूम करके देखते हैं, यहाँ पर मिलता है, देखिए नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर भी मिलता है। ये अफ्रीका का बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इंडिया में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन देखने को मिलेगा, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना बायोमी देखने को मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक कंटिनेंट में सवाना बायोमी है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। यहाँ पे कंटिनेंट्स की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट हमने साउथ अमेरिका, वेनेजुला एंड कोलंबिया में, सदर्न एशिया में भी हमें क्या देखने को मिलता है, सवाना बायोमी देखने को मिलती है। क्लाइमेट की बात करते हैं, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, तो वेरीज अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। वेट सीजन, इन द वेट सीजन वेदर इज वार्म एंड सवाना रिसीव एज मच 50 इंचेस ऑफ रेन। यहाँ पर जब आपका मानसून सीजन एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब बारिश होती है तो वेदर कैसा होता है, थोड़ा गर्म होता है, और यहाँ पे 50 इंचेस ऑफ रेन होती है। ओके, ड्राई सीजन में बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, एंड रेनफॉल विल अमाउंट टू ओनली 4 इंचेस ईच मंथ। यहाँ पर जो बारिश भी होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 4 इंचेस होती है। This combination of high temperature and little precipitation makes savanna perfect area for grasses and brushes fire during their dry season। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और लिटिल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जब ये एक दूसरे से कंबाइन होता है, ये जो सवाना ग्रासेस होती हैं तो उसके लिए परफेक्ट सीजन होता है। और आपको पता है कि ड्राई सीजन है उसमें यहाँ पे जो ब्रशेस होती हैं आपकी, वहाँ पर फायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो सवाना बायोमी इज ऑफन डिस्क्राइब एज एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड विद डिस्पर्स ट्री एंड क्लस्टर ऑफ ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रीज होती हैं डिस्पर्स होती हैं, मतलब कि एक ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरा यहाँ पर, और बीच में बहुत सारी ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी ग्रासेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रीज होती हैं डिस्पर्स होती हैं। वाटर आपको बहुत कम दिखने को मिलता है, कुछ ही प्लेसेस पर यहाँ पर वाटर होता है। टॉल प्लांट सच एज ट्रीज टू ग्रो।
grasses and trees that grow in a savanna help adapt a life, a little water and hot temperature। अब यहाँ पे जो grasses और tree grow करती हैं वो उनकी जो लाइफ होती है ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, उस तरीके का जो रीजन होता है उसको अडेप्ट कर लेती है। अब कोई भी आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, जिस रीजन में रहता है तो वहाँ का जो एनवायरमेंट होता है उसको वो अडेप्ट कर ही लेता है। ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंट जो फायर्स हैं ग्रासेस में, ग्रासेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है एक दूसरे से वो रब करती हैं। जैसे कि ये आपकी ग्रास हो गई, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी ग्रास हो गई, ये बहुत ज़्यादा पास होती हैं और अर्थ के क्लोज होती हैं, तो इनके बीच में जैसे विंड चली, विंड का फ्लो हुआ तो ये एक दूसरे से रब होता है, और जब ये रब करती हैं एक दूसरे से यहाँ पर रब होता है तो यहाँ पर क्या होता है आपकी फायर होती है। मतलब कि यहाँ पर इसीलिए हमें यहाँ पर सवाना जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पर फ्रिक्वेंट फायर्स फेस करने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल लाइफ की। तो एनिमल लाइफ में सवाना इज अ होम ऑफ मैनी लार्ज लैंड मैमल्स। तो सवाना में एक्चुअली क्या होती है, जैसे कि हमने अभी नॉर्मल ग्रासेस देखी, आपकी यहाँ पर छोटी छोटी इस तरीके की ग्रासेस होती हैं, बट जो सवाना होती है वहाँ की जो ग्रासेस होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं। मतलब कि आपकी जो हाइट 5 to 6 इंच जो फुट होते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो होती हैं ग्रासेस होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो लार्ज मैमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, राइनोसोर्स, बफेलो, लायंस, लेपर्ड एंड चीताज, इनका क्या होता है एक तरीके से घर होता है। अदर इसमें हम बेबोन्स, क्रोकोडाइल, एंटीलोप्स, मीरकट, एंड्स, टर्मिट्स, कंगारूस, ऑस्ट्रिच एंड स्नेक्स, इन सब का भी क्या होता है यहाँ पे सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मैनी ऑफ सवाना बायो में एनिमल आर ग्रेजिंग हार्बीवोरस दैट माइग्रेट थ्रू द रीजन। यहाँ पे मेनली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रास है, ज़्यादातर कौन इसको कंज्यूम करेगा, हार्बीवोरस एनिमल्स यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। ओके, तो आई होप व्हाट इज सवाना बायोमी आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ डज द रियल इंटरलॉकिंग सिस्टम वर्क। अब हमने यहाँ पर देखा जब से ये उड़ीसा का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मल्टीपल ट्रेन्स यहाँ पर आपस में कोलैप्स करी हैं, कोलाइड हुई हैं, जिसके कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट हमें फेस करने को देखने को मिलता है, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग क्या हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, एंड 300 पीपल यहाँ पर क्या हुए हैं, आपके उनकी डेथ हुई है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसका मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न बताया जाता है क्या, एरर इन अ इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, हमने कई बार डिस्कस किया कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में यहाँ पे गड़बड़ी थी, एरर था, जिसकी वजह से ये जो ट्रेन का एक्सीडेंट यहाँ पर होता है। अब इस आर्टिकल में हम समझेंगे किसके बारे में, इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में। इंटरलॉकिंग सिस्टम ये जो रेलवे ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। जैसे कि हम बात करते हैं रोड में हम जाते हैं तो आपके यहाँ पे 3 रेड लाइट्स होती हैं, ग्रीन लाइट होती है और येलो लाइट होती है ना। कौन कौन सी, यहाँ पे एक रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है और येलो लाइट होती है। ओके, रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप, है ना। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे चलना है, और येलो लाइट आप चल दिए, आप पूरा आपने खाली कर दिया। तो रोड में हम यहाँ पे जो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये ट्रैफिक सिस्टम होता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, रेलवेज में ये ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, रेलवेज में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम में यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है सिग्नल, दूसरा होता है पॉइंट और तीसरा होता है ट्रैक सर्किट। ठीक है, सिग्नल, पॉइंट और ट्रैक सर्किट। सिग्नल की बात करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, सिग्नल्स को इंटरलॉक किया जाता है। सिग्नल्स को इंटरलॉक करने का मतलब ये आपका क्या है, ट्रैक है। जैसे कि हमने ये देखा, ये क्या आपका, आप इसमें देखेंगे ये आपका रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अब ये जो मेन लाइन है आपकी, हमने बात करी किसकी, मेन लाइन की। अब यहाँ पर ट्रेन जा रही है तो ट्रेन यहाँ पर जो ट्रैक है वो ऑक्यूपाई नहीं है, मतलब यहाँ पर आगे कोई भी ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उन्हें ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमने ग्रीन सिग्नल को क्या कर दिया, इंटरलॉक कर दिया। इट मीन्स आपका जो ट्रैक है वो ऑक्यूपाई नहीं है और जो ट्रेन है वो क्या कर सकती है, फर्दर आगे मूव कर सकती है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन सिग्नल दिया। अगर यहाँ पर जो आपका ट्रैक है वो ऑक्यूपाई होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा सिग्नल, ग्रीन सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन को अब क्या करना है, यहाँ पर रुकना है, आगे फर्दर नहीं बढ़ना है, वहां पर रेड सिग्नल होता है। अब हमने यहाँ पर देखा था मेनली 2 लाइन्स होती हैं, एक होती है आपकी मेन लाइन और दूसरी होती है आपकी लूप लाइन होती है। मेन लाइन पर आपकी मेनली हम क्या देखते हैं कि जो ट्रेन होती है वो मेनली मेन लाइन पर चलती है और लूप लाइन उनसे मेन लाइन से ही कनेक्ट होती है। आप ऐसे देखेंगे, इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपकी है, ये मेन लाइन है, यहाँ पर 2 मेन लाइन हो गई, ठीक है, और इसी से आपकी कनेक्ट होती है यहाँ पर लूप लाइन। इस तरीके से ये लूप लाइन यहाँ पर आगे जाती है और ये फिर से यहाँ पे जो मेन लाइन होती है उससे यहाँ पर क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है।
इस तरीके से ये लूप लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी कनेक्ट हो गई। अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि ये मेन लाइन से ट्रेन आ रही है और अगर लूप लाइन यहाँ पे फ्री है, लूप लाइन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रेन होती है, जैसे कि ट्रेन को अगर मेन लाइन से लूप लाइन की तरफ जाना है तो वहां पर क्या प्रोवाइड किया जाता है, येलो सिग्नल दिया जाता है कि मतलब जो ट्रेन है वो अपना ट्रैक क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो वहां पर येलो सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके आपको यहाँ पे सिग्नल वाली चीजें क्लियर हुई। तो सिग्नल्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, इंटरलॉक किया जाता है। बट यहाँ पर इस कंडीशन में जो एक्सीडेंट होता है उसमें हमने क्या देखा कि जो आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो मेन लाइन पर आ रही थी और यहाँ पर सिग्नल उन्हें सही नहीं मिल पाया। मतलब कि जो आपकी हमने क्या देखा था, लूप लाइन में आपकी यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी थी, ठीक है, यहाँ पर क्या थी, आपकी मालगाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, बट यहाँ पर क्या हो, सिग्नल सही नहीं मिलता है और जिसके कारण जो ये मेन लाइन से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस होती है कहाँ चली जाती है, आपकी लूप लाइन में चली जाती है और सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल पाता है कि इसको रेड सिग्नल यहाँ पर देना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लूप लाइन है वो ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर कैसा सिग्नल मिलना चाहिए, रेड सिग्नल मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर रेड सिग्नल नहीं मिलता है और उससे यहाँ पर क्या हो जाती है, कोलाइड हो जाती है, जिसके कारण ये पूरा एक्सीडेंट यहाँ पर होता है। तो आपको यहाँ पर इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पर समझ में आया कि व्हाट इज इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर 3 स्टेटस होते हैं ट्रैक्स को वो करने के लिए, एक होता है सिग्नल, दूसरा पॉइंट और तीसरा यहाँ पर ट्रैक सर्किट होता है। ओके तो इसी में अब जो हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम था, एक्चुअली यहाँ पर 2 तरीके का आपका, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो कुछ जगह पर यहाँ पर जैसे कि बालासोर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर जो ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर्स के थ्रू यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है आपका मैकेनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम में जैसे कि आप यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं, क्लचेस होते हैं, मैकेनिकली फिजिकली आप क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेन को रोकते हैं, उनको यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका किस में आता है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम में आता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें माल फंक्शन था जिसके कारण ये पूरा एक्सीडेंट यहाँ पर होता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज हैपनिंग टू आर्टिक सी आइस। अब आप सभी को पता है ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो आपका आर्टिक सी है, आर्टिक सी आइस है, वहां पर क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा मेल्ट हो रही है। अब पहले हम इसका मैप देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा आर्टिक ओशन, ये आप नॉर्थ पोल में आएंगे, ठीक है, ऊपर से जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में ये आपका होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, ठीक है। तो आप नॉर्थ पोल को अगर इसका अपर व्यू आप ऐसे देखेंगे, ये इस तरीके से हमारा जो पूरा है, ठीक है, तो अगर आप इसका अपर व्यू देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन है और यहाँ पर आपको पता है कि सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती, तो यहाँ आप पूरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा आइस होती हैं और यहाँ पर इसी के चलते इसके आसपास के जो नेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, आर्टिक रीजन। इसी के चलते आपकी एक आर्टिक काउंसिल भी बनी हुई है और इसको हम आर्टिक सर्कल भी कहते हैं। ये आपका पूरा आता है क्या, आर्टिक सर्कल। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, मेनली 8 कंट्रीज आती हैं आर्टिक सर्कल में। कौन कौन सी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट का अलास्का, कनाडा, डेनमार्क एंड आयरलैंड। यहाँ पर ये पूरी 8 कंट्रीज किस में आती हैं, आर्टिक सर्कल के अंदर आती हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो आर्टिक ओशन है, जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। क्या होता है कि जैसे कि समर सीजन आता है तो उसमें आइस मेल्ट होती है, बहुत ही कम, मतलब कि थिन आइस हो जाती है। जब यहाँ पर विंटर सीजन आता है तो जो आइस होती है और ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि आइसिंग होने स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी होते हैं। अब आइस आपकी कौन सी कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो ये क्या करती है, जो लाइट होती है को रिफ्लेक्ट करती है, अल्बीडो का काम करती है। अल्बीडो आपने यहाँ पे सुना है, मतलब कि जो व्हाइट लाइट होती है वो हीट का कंजप्शन ज़्यादा नहीं करती, उसमें जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए कहते हैं ना गर्मियों में हमें लाइट कपड़े जैसे कि व्हाइट कलर को ज़्यादा यहाँ पर पहनना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको गर्मी कम लगती है, क्योंकि जो व्हाइट कपड़े होते हैं, व्हाइट कलर होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये एक तरीके से जो आइस होती है वो अल्बीडो का भी काम करते हैं। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो आइस शीट है वो मेल्ट हो रही है और इसके हमें लार्जर इम्पैक्ट, मतलब कि इररिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे
कि आपका जो ओशन का लेवल है वो भी हाई होगा, इसके कारण यहाँ पर जो ओशनिक लाइफ है उस पर इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर जो इस रीजन में एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि हम पोलार बियर्स की बात करते हैं, इनकी भी लाइफ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट करेगा। अब इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब कि ये कहा जा रहा है कि 2081 एंड 2000 मतलब कि 22 सेंचुरी आते आते हम क्या देखेंगे कि हमें ये जो रीजन है पूरा आइस फ्री रीजन मिलेगा, मतलब कि सी आइस फ्री। इस रीजन में अभी भी जो थोड़ी बहुत आइस यहाँ पर आपकी फ्रीज हो रही है, मतलब आइस देखने को हमें मिल जाता है, बट यहाँ पर हम 2081 तक आते आते यहाँ पर हमें बिल्कुल भी आइस देखने को नहीं मिलेगा। अगर बस इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, कम करें, तभी हम यहाँ पर इस चीज को रोक सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर अब सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, आप टेलीग्राम में इसको सर्च करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, आप उससे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज एनालिसिस में मिल जाएगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you so much for discussion.